आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। भारत की जानिब से सैलाबी पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का सिलसिला आज भी जारी रहा। पंजाब ने तीनों दरिया उस वक्त भी तशवीशनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। नाजरीन, दरियाओं में बदस्तूर ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। सैलाबी पानी 1400 देहात से होता हुआ मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हो चुका है। 15 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें और जमीन बर्बाद हो चुकी है। अब तक कम अज कम 12 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। दरियाए चनाब के किनारे वाक़े 333 देहात और दरियाए सुतलिज के किनारे वाक़े 335 देहात मुतासर हुए हैं। दूसरी जानिब दरियाए रावी में सैलाब के बायस मुल्का आबादियों से इनखला करवाया जा रहा है और लाहौर के इलाके थेम पार्क, चौहंग समेत दीगर रिहायशी इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है। और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध पर हेड गुड्डू के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 3,95,000 क्यूसेक है, मगर इनखला 3,65,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब पर हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 1,63,000 क्यूसेक है, जबकि इनखला कम होकर 1,59,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब पर कादराबाद पर इस वक्त भी पानी का बहाव 5,34,000 क्यूसेक की बुलंद तरीन सतह पर है, जबकि दरियाए चनाब पर ही वाक़े हेड खांकी पर पानी का बहाव 3,35,956 क्यूसेक है, जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। नाज़रीन, दरियाए रावी पर शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शादरा पर पानी का बहाव 2,17,660 क्यूसेक है, जबकि पानी की आमद में इजाफा ही हो रहा है। दरियाए रावी पर भी बलोकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। डीजी पीडीएमए के मुताबिक दोपहर के वक्त दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 2,15,000 क्यूसेक था। दरियाए चनाब में कादराबाद पर 9,01,000 और खांकी पर 8,59,000 क्यूसेक पानी का शदीद बहाव रिकॉर्ड किया गया है, जिससे गुजरात, हाफिजाबाद, सरगोदा, मंडी भाउद्दीन, चिन्योट और जंग डीपली इंपैक्ट और मुतासिर हो सकते हैं। साथ ही एनडीएमए और पंजाब हुकूमत ने अगले चंद दिनों से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीएमए के मुताबिक 31 अगस्त यानी कि इतवार को दोपहर 4 बजे के करीब त्रीमू बराज पर पानी का बहाव 7 लाख से 8 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के है, जिससे शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा मौजूद है। नाजरीन, और ये सैलाबी सूरत हाल जंग और इसके मुल्का इलाकों को मुतासिर करेगी। ये सैलाबी रैले 3 सितंबर 2025 की दोपहर पंजनद पहुंचेंगे तो सैलाबी पानी 6,50,000 से 7 लाख क्यूसेक हो जाएगा। एनडीएमए के मुताबिक दरियाए रावी में भी पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है और 29 अगस्त को सुबह 7 बजे बलोकी बैराज पर 1,50,000 से 2 लाख क्यूसेक के दरमियान ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, जबकि 1 सितंबर तक सैलाबी रैला सद नई तक पहुंचेगा, जो खतरनाक हद तक 1,25,000 से 1,50,000 क्यूसेक तक रहने का इम्कान है। जबकि जिन माहिरीन से हमारी बात हुई है उनके मुताबिक एक बार जब पानी पंजनद के मकाम से होता हुआ रहीम यार खान पहुंचेगा तो इसका बहाव 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख क्यूसेक होगा, क्योंकि 5 दरिया चनाब, सुतलिज, ब्यास, झेलम और रावी का पानी इकट्ठा होकर पंजनद बैराज में गिरेगा। और फिर ये सैलाबी रैला जब रहीम यार खान से होता हुआ दरियाए सिंध में आके गिरेगा, फिर यही रैला कश्मीर से जब सिंध में दाखिल होगा तो इसमें भी कम अज कम एटलीस्ट 2 से 3 लाख क्यूसेक पानी मजीद आएगा। एनडीएमए के अलावा पंजाब हुकूमत ने भी चिन्योट और जंग में ऊंचे दर्जे के सैलाब की पेशनगोई कर दी है और अगले 24 घंटों को कसूर, लाहौर और साहिवाल के लिए अहम तरीन करार दिया जा रहा है। अपना ख्याल रखिए, महफूज इकदामात कीजिए। अगले 24 घंटों में 8 से 10 लाख क्यूसेक पानी चिन्योट और त्रीमू से गुजरेगा। साथ ही पंजाब हुकूमत ने अवाम से कहा है कि वो सैलाब से मुतासरा इलाकों से दूर रहें, इंतजामिया के साथ कोऑपरेट करें, ताउन करें। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज और चेयरमैन एनडीएमए ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। नारोवाल में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के मौके पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई और वजीर आजम ने कहा कि पेशगी इंतजाम की वजह से ही नुकसान कम से कम हुआ है और अगर हम अभी से डैमों और छोटे ज़खायर की तामीर पर तवज्जो दे दें तो मुस्तकबिल के नुकसानात से बच सकते हैं। वी हैव स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस विद द टाइमिंग। अब से क्यों ये पहले होना चाहिए था। जबकि वजीर आला पंजाब ने दरियाए रावी का दौरा करते हुए शादरा में इंतजामात का जायजा लिया है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कहना है कि हमारे 3 दरियाओं में पानी का शदीद दबाव है और अगर बर वक्त इकदामात ना होते तो सैलाब से तबाही ज्यादा होती।
ये जो फ्लड हुआ है उसकी एक वजह ये है कि एक तो कंटिन्यूअस बारिश रही है, दूसरा जब इंडिया ने उनकी कैपेसिटी, उनके डैम्स की कैपेसिटी ओवरफ्लो कर गई तो उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए। भले इंडिया अपने स्पिलवेज खोल दे, हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम उस पानी को रिसीव करें, उस पानी को स्टोर करें और उस पानी को अपने लिए इस्तेमाल करें। इसके लिए एक कंप्लीट एक जो साइंटिफिक सोल्यूशन चाहिए, एक कंप्लीट इंजीनियरिंग सोल्यूशन चाहिए, जिसके ऊपर मैं अब बैठ के काम करूंगी। अगले साल मेरी कोशिश होगी कि हमारे पास एक पूरा होलिस्टिक सोल्यूशन हो। हमारे संगीन रिजर्वेशंस हैं, होना चाहिए कि इल्फाज से जब लाखों लोग बेघर हो चुके हों, बेसरो सामान हों, तो होना चाहिए। हम नहीं सुनना चाहते हुकूमतों से, काम शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन जबकि जहन में रखिए कि सैलाबी पानी पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है, मगर अभी तक सवाए वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब के कोई भी भारत का नाम भी नहीं ले रहा। जबकि आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी भारत का लफ्ज तक नहीं बोला, जबकि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ बज़ाहिर ज्यादा बारिश और भारत की स्टोरेज की कमी को मौजूदा तबाही का जिम्मेदार जरूर करार देती रही। इंडिया ने अपनी साइट पे इतने शानदार स्पर्स बनाए हैं और बंद बनाए हैं कि उन्होंने सारा पानी वो हमारी तरफ फेंक देते हैं, उनकी तरफ मिनिमम डैमेज होती है। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए, जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज है उसमें पानी आ गया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने और जम्मू से आने वाले नालों की वजह से जिला सियालकोट के डूबने से मुतल्लिक बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है नाजरीन कि जम्मू से आने वाले 3 बड़े नाले, नाला 1, नाला डेक और नाला पुलखो सियालकोट शहर में दाखिल होते हैं। और यहाँ अहम बात यह भी है कि भारतीय पंजाब में भी आम लोगों की ये राय है कि मोदी सरकार ने पानी रोककर एकदम छोड़ा है, कि जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हुआ है बल्कि करतारपुर भी डूब गया है, कि जो सिखों का मुकद्दस मकाम है। वाज़े रहे कि जब कुदरती आफत आती है, हमने कल भी ये बात की थी, वे वेरी क्लियर कि भारत क्या करेगा, वो तो एक बूंद भी अपनी ज़ाया नहीं करेगा। सो जब डैम भी भर जाते हैं तो इनेविटेबली पानी तो छोड़ना है, मगर डिसऑनेस्टी यहाँ हुई है कि दादो शुमार शेयर नहीं किए गए। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस ताउन को ख़त्म कर दिया गया है, जिसको शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कहते हैं। दादो शुमार के मामूल का इश्तराक जो है वो ख़त्म हो गया है। नाज़रीन आपको बताते चलें, बड़े लिमिटेड अलर्ट्स भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए एंड दीज वर स्केलेटल एट बेस्ट। इनसे हाई फ्लड कह के ये नहीं बताया गया कब, कहाँ, कितनी मिकदार में पानी कैसे आएगा, छोड़ा जाएगा, नन ऑफ दिस। सो वी वर वेरी मच, हमारी पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ वर लेफ्ट एट देयर ओन मीन्स के किस तरह इन वॉल्यूम्स को और इनकी टाइमिंग्स को हम जांचें। हमारे साथ मौजूद है इरफान अली, डीजी पीडीएमए पंजाब। इरफान अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा कि अभी जो खतरा है, जो हमें डेंजर है, उसको आप क्या कहेंगे कि वो अभी भी हम हाई अलर्ट पे ही हैं तीनों दरियाओं पर, क्या सूरत हाल है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त तीनों दरियाओं में हमारे पास तुगयानी है और ख़ास तौर पे इस वक्त रावी पे हमें बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रावी पे शहदरा के मुकाम पे 2,15,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। उम्मीद है कि ये अब इंशाल्लाह, क्योंकि पीछे रावी साइफन पे स्टडी सूरत हाल है, तो ये अनकरीब अपना डिक्रीजिंग की तरफ जाएगा और इसके बाद यही पानी नीचे बल्लो की और सदनाई की तरफ जाएगा। तो जो मुल्हिका अजला हैं जिनमें शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा, साहिवाल, उन तमाम को अलर्ट कर दिया गया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि चनाब में पिछली रात काफ़ी टफ थी और कादराबाद के मुकाम से हमने तारीखी पानी 10,77,000 क्यूसिक्स वहाँ से गुजारा। हमें राइट साइड पे ब्रीच करना पड़ा, ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट हुआ और मंडी बहाउद्दीन के कुछ देहातों में पानी होता हुआ फिर दरिया में दाखिल होगा। इसी के साथ साथ यही चनाब का पानी इस वक्त चनियोट जिले से गुजरता हुआ आगे त्रिमू हेड की तरफ रवां दवा है। पूरी तरह से इसको मॉनिटर किया जा रहा है और चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे हमने फ्लड प्लेन रावी का भी और सतलुज का भी उसको इंश्योर किया था और उसको पूरी तरह से खाली करवा लिया है। और यही वजह है कि इतने बड़े डेवस्टेशन और इतनी बड़ी इनंडेशंस के बावजूद कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान इस वक्त तक रिपोर्टेड नहीं है। अभी तक हमारे पास 17 अमवात की स्पेशल डायरेक्शंस के ऊपर तमाम फील्ड फॉर्मेशंस और
मुतल्लिका अदारे वो लोगों के जानो माल को इंश्योर करने के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर इस वक्त माजरत पूरी के साथ तरह से मेरे लिए तो सरगर्म है। 17 भी बहुत है ना, होना चाहिए, कर लिया है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन विद दिस सर, एवरीबडी शुड। ये 17 लोग भी इंसान थे। लेकिन बताइएगा, कल हमने रिपोर्ट किया था सर कि मांगा के मकाम पर बंद तोड़ा गया है। अब इसके अलावा कौन से बंद तोड़े गए हैं? क्योंकि कादराबाद जैसे जैसे पानी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि पानी के बहाव में नेचुरली तेजी भी आ रही है। अब कादराबाद को भी अभी भी खतरा है एज वी स्पीक। जी, कादराबाद की जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 9 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी है और कल रात 10,77,000 क्यूसिक कॉन्स्टेंटली उस पर चलता रहा, जिसकी वजह से हमने फिर ब्रीचिंग सेक्शन जो है उसको ऑपरेट किया और ये राइट साइड पे मंडी बहाउद्दीन के चंद देहात में पानी दाखिल हुआ। और इस वक्त की अगर मैं कादराबाद की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी फिर सुबह के वक्त 10,77,000 की बजाय 9 लाख पे आ गया और अब 6 लाख से भी कम पानी है और हम इस वक्त और सेफ जोन इरफान अली में साहब, हैं। कल रात शादरा लाहौर के हवाले से भी ये असेसमेंट सामने आई कि 80,000 क्यूसेक पानी इधर से गुजरेगा, मगर आज दोपहर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर 1,80,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है। तो खतरा रात की निस्बत बड़ा है और क्या लाहौर को अब भी खतरा है या नहीं? जी, सबसे पहले तो कभी भी 80,000 क्यूसेक का तखमीना वो किसी महकमे ने नहीं लगाया था, क्योंकि हमें जस्सर के मुकाम पे ही 2,40,000 क्यूसेक की पीक थी। उस पीक ने दरमियान में रिसीड होने के बावजूद और सेचुरेट होने के बावजूद ये था कि ये कम से कम 1,80,000 से 2 लाख क्यूसेक्स तक पानी हमारे पास जरूर शादरा पे आएगा। और अभी भी 2,15,000 क्यूसेक पानी इस वक्त गुजर रहा है, लेकिन पीछे क्योंकि स्टेडी ट्रेंड है तो होपफुली ये डिक्रीज होना शुरू होगा। और मैं इसीलिए इंशाल्लाह अभी तक कोई बहुत ज्यादा रेस्क्यू की जरूरत नहीं पड़ी, तो उम्मीद यही है कि ये खैर खैरियत से इंशाल्लाह अब सर लाहौर से एक और पास ऑन बहुत हो इशू जाएगा। पड़ा हुआ है। जुलाई और अक्टूबर के दरमियान जो हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान का एक निज़ाम था बड़ा मुतहर्रिक, दरिया का बहाव जो है तकरीबन मुसलसल अपडेट्स फराहम की जाती रही थी। लेकिन पिछले एक डेकेड से हम देख रहे हैं कि बदतदरीज ये कमज़ोर हो रहा है। देन ऑफ कोर्स हमने देखा है कि ये तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है जब से सस्पेंड किया इंडस वाटर ट्रीटी को और ऐलान किया है मोदी ने। अब हमारे यहाँ एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे हैं कि भारत ने पानी एक साथ छोड़ा है, मतलब कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया है। जबकि एक और वजीर ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि भारत ने हमें पहले से ही बता दिया था, अपडेट कर दिया था। क्या सूरत हाल है सर? आपको क्या कन्वे किया गया था? देखें जी, ये अब ओवरऑल जो मौसमियाती तगय्युर है ये अब ये कोई मिथ नहीं रही, अब ये हकीकत बन चुकी है। और पाकिस्तान अब पिछली एक दहाई से इसकी मोस्ट वल्नरेबल नेशंस के तौर पे और कंट्रीज के तौर पे ये है। बहरहाल ये जिस फॉर्म में भी आया, सिर्फ 26 अगस्त की मैं अगर बात करूं तो पंजाब के तमाम दरियाओं और नदी नालों का जो क्यूमुलेटिव टोटल था वो 15,34,000 क्यूसेक पानी था, जो पंजाब के मुख्तलिफ नदी नाले और जो दरियाओं की सूरत हाल थी, ये हमने 15,34,000 क्यूसेक अपने सिस्टम में उसको सस्टेन किया। और फिर अब वो बिलाखिर पंजाब के जो निचले इलाके हैं उनकी तरफ होता हुआ बिलाखिर सिंध में ये दाखिल होगा। तो ये पानी का एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फ्लो आया है पंजाब में, और इसमें क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयरिंग जिस तरीके से होनी चाहिए वो शायद इतनी आइडियल नहीं थी। और आने वाले सालों में ये तवक्को की जा सकती की जानी चाहिए कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो ऑब्लिगेशंस हैं वो हमसाया मुल्क को जरूर उन पे सो कारबंद आप भी रहना मान रहे हैं चाहिए। ये इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी। सो देयर इज एक आंसर है डिसऑनेस्टी का सर। मगर भारत से 15 लाख क्यूसेक पानी हमारे तीनों दरियाओं में आया है अली साहब। अब यकीनन इस पानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर किया होगा। इस वक्त आपके हेडवर्क्स और बैराजेस की क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा, लेकिन मैं ये मुख्तलिफ जो बैराजेस से पानी गुजरने के बावजूद और उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड ये जाने के बावजूद उस रात जब 9,17,000 क्यूसेक्स मराला पे हुआ तो हमें ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट करने के लिए एमुनेशन वगैरह पूरी तरह से तैयारी पंजाब गवर्नमेंट की वो थी। लेकिन अल्लाह ने हमें उससे महफूज रखा। ना सिर्फ मराला बचा, नीचे खान की और बिल आखिर फिर कादराबाद में हमें पहला ब्रीच वो करना पड़ा जो प्रॉपर ब्रीचिंग सेक्शन था, इसी पर्पस के लिए जो मौजूद था उसको ब्रीच किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल कादराबाद हेडवर्क्स भी हमारा बचा और अब नीचे अल्हम्दुलिल्लाह। त्रिम्मू की तरफ ये पानी जा रहा है और मुझे उम्मीद है
कि इंशाल्लाह वहां से भी खैर खैरियत से ये पानी और सर ये गुजरने में बताइएगा, कामयाब। सूरत हाल तो ये है ना कि अब पानी पंजनद के मकाम से सिंध में दाखिल होगा और एक अंदाजे के मुताबिक पानी का बहाव तकरीबन 12 लाख क्यूसेक हो जाएगा। फिर अब सिंध हुकूमत को क्या एडवाइस देंगे आप, क्योंकि आपको नेचुरली एज ऑफ राइट नाउ अंदाजा तो होगा कि जब ये पानी सिंध में दाखिल होगा किन लेवल्स पे होगा, बहाव कितना होगा? जी बिल्कुल, एक तो सबसे पहले सिंध में जो दरियाए सिंध का बेड है इंडस रिवर का, वो बहुत कुशादा है। दूसरा फिर ये कि ये अब डिपेंड करेगा कि जो हमारे फ्लोज हैं ये पंजनद के मुकाम पे और नीचे फिर इसी तरह सक्खर और गुड्डू पे ये किस तरीके से कितनी इंटेंसिटी के साथ जाते हैं। अगर तो फ्लोज, क्योंकि हमारा एक ब्रीच हमें कादराबाद पे करना पड़ रहा, खुदा ना खास्ता आगे भी कहीं हमें इसको ब्रीच करना पड़ता है, तो फिर फ्लोज डेफिनेटली ये डिफरेंट औकात में दाखिल हुए तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि सिंध इंशाल्लाह इससे ताला। महफूज इरफान अली रहेगा। साहब डीजी पीडीएम में पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे पूछेंगे आप क्यों बजिद हैं कि 13 करोड़ आबादी, एक चीफ मिनिस्टर, एक सेक्रेटरी हो। क्यों बजिद हैं कि रकबा जितना भी ज्यादा हो किसी सूबे का, उधर उतनी ही मशीनरी हो जितनी डिप्लॉयड है। फिर हम रोते हैं कि स्टेटस को और इधर अशराफिया ही मजे लेती रहती है। आई मीन यू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ योर वोट, यू कैन सेट द ट्रेंड, यू कैन सेट द टोन ऑफ द डायलॉग। वो डायलॉग और वो कॉन्वर्सेशन आप क्यों सेट नहीं कर रहे? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब सैलाब में डूबा हुआ है। सूबा पंजाब के सैकड़ों देहात और 6 लाख से जायद लोग सैलाब से मुतासिर हैं। लाखों एकड़ ज़रई अराजी सैलाबी पानी में डूब चुकी है और अभी सैलाब की शिद्दत में कमी की बजाय मजीद इजाफा हो रहा है। फ़कत कुदरती आफात के तनाजुर में ही देख लिया जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि नए सूबे बनाकर इंतजामी खुद मुख्तारी तकसीम करना किस हद तक नागुज़ीर है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के दीगर ममालिक में सबसे बड़ी रियासत भी कौमी आबादी के 10 से 16% से ज्यादा नहीं होती। अमेरिका में सबसे बड़ी रियासत कैलिफोर्निया सिर्फ 12%। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश कुल आबादी का 16%, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब ही कुल आबादी का 53% बनता है। नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? दैट हैज बीन द $1 मिलियन क्वेश्चन। 78 बरस में हर सियासी मसले को इंतजामी ऐनक से देखकर कई हल तजवीज़ किए गए हैं, मगर तजवीज़ किए गए इन नुस्खों में से कोई एक भी काम ना आ सका, या ये कह लीजिए किसी एक पे भी संजीदगी से काम नहीं हुआ। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक चारों सूबों की सतह पर स्टेटिस्टिक्स में गहरी सियासी, समाजी, मुआशी तफरीक मौजूद है, जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 45% अफराद इस मुल्क में गुर्बत से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं और 36% अफराद बुनियादी खुराक के बहरान का शिकार हैं। नाजरीन, 14 लाख नौजवान 1.5 बरस में मुआशी बदहाली या फिर अदम रोजगार की वजह से मुल्क छोड़ चुके हैं, जिसमें तालीम याफ्ता नौजवान भी शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक इस अमर की निशानदही कर चुका है कि मौजूदा ब्यूरोक्रेसी पर मबनी ढांचा मुआशी तरक्की में बहुत अहम और बड़ी रुकावट है और इसमें सगीर इस्लाहात दरकार हैं। 12.5 करोड़ के सूबे पंजाब को चलाने के लिए एक चीफ मिनिस्टर, एक चीफ सेक्रेटरी, एक सीनियर मिनिस्टर, 16 मिनिस्टर्स, 2 स्पेशल असिस्टेंट्स और 29 पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं। 41 अजला पर मुश्तमिल इस सूबे के 6 अजला की आबादी दुनिया के 197 ममालिक और रियासतों से ज्यादा है। सिर्फ लाहौर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख से जायद, फैसलाबाद की आबादी 91 लाख, रावलपिंडी की आबादी 57 लाख, रहीम यार खान की आबादी 55 लाख और मुल्तान की आबादी 53 लाख से जायद है। और ये डिस्ट्रिक्ट आबादी के लिहाज से दुनिया के 197 ममालिक से बड़े हैं। खुद अंदाजा लगा लीजिए, खुद 12.5 करोड़ से जायद की आबादी वाला ये सूबा दुनिया के 222 ममालिक या फिर रियासतों से बड़ा है। और फिर जब भी कोई बहरान या आफत नाजिल होती है तो हालात पर कंट्रोल के लिए हुकूमत और इसकी मशीनरी के हाथ पांव फूल जाते हैं। इसी तरह सूबा बलोचिस्तान है, इसका रकबा दुनिया के 172 ममालिक से ज्यादा है। सिंध आबादी के लिहाज से दुनिया के 207 ममालिक से बड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा भी आबादी के लिहाज से दुनिया के 196 ममालिक और रियासतों से बड़ा है। यही वो बुनियादी मसला है कि जिससे तमाम बहरान और महरूमियाँ जन्म लेती हैं। दुनिया में सिर्फ वही मुल्क खुशहाल, प्रोग्रेस और महफूज होते हैं कि जहाँ इख्तियारात और वसाइल को मरकज़ में जमा करने की बजाय उन्हें छोटे छोटे सूबाई यूनिट्स में तकसीम कर दिया जाता है, ऑटोनमी दी जाती है। मगर पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, इसके सिर्फ 4 सूबे हैं। इसके मुकाबले में भारत के 28,
चीन के 23, इंडोनेशिया के 38, अमेरिका के 50 सूबे हैं। 4.5 करोड़ आबादी का मुल्क अल्जीरिया, इसके 58 सूबे हैं। कौमें इख्तियारात, वसाइल और गवर्नेंस को छोटे छोटे यूनिट्स में तकसीम करके अपने शहरियों को बराबरी और हक का एहसास देती हैं। और हम 1970 तक 1 यूनिट में रहे। गुज़िश्ता 55 सालों से 4 सूबों में मुनक़सिम है। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली ना होने की वजह से अवाम ये शिकवा आज भी कर रहे हैं कि उनके टैक्सेस और वसाइल उन पर खर्च करने की बजाय सूबाई हुकूमतें बड़े शहरों को सहूलियात पहुंचाने में मसरूफ रहती हैं। एंड दैट मेक सेंस, क्योंकि बड़े शहरों में वोटर्स की तादाद ज़्यादा होती है, तो इन वोटर्स को काबू में रखने के लिए तमाम वसाइल का मुंह इन शहरी हलकों की तरफ ही मोड़ दिया जाता है। देही इलाके और छोटे शहर महरूमी का शिकार ही रह जाते हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी जन्म ले रहा है। इसी तरह जनूबी पंजाब के अंदर भी वही एहसास महरूमी है। पंजाब की निस्बत दूसरे सूबे NFC अवार्ड ना मिलने का शिकवा करते रहते हैं, लेकिन अगर इन बड़े सूबों को छोटे छोटे 15-20 सूबों में मुनक़सम कर दिया जाए कि जहां हर सूबे की अपनी असेंबली हो, अपना वज़ीर आला हो और छोटी छोटी हुकूमती मशीनरी हो, कि जो इससे अवाम में पाए जाने वाला ये गम, ये महरूमी, ये एहसास भी ख़त्म हो सकता है और अवाम को मसावी हकूक़ और बराबरी की सतह पर तरक्की और खुशहाली के मौक़े भी मुयस्सर आ सकते हैं और इससे कौम में यकजहती का अंसर भी गालिब आ जाएगा। एंड फॉर जस्ट अ मिनट तसव्वुर कीजिए कि जो डिस्ट्रक्शन इन फ्लड्स की वजह, इस सैलाबी पानी की वजह से हो रही है, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में उसके आगे हर यूनिट को एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर करके ऑटोनमस रखा जाता तो कितनी देर पहले पेशगी इक़दामात लिए जाते और उसके बाद रिलीफ वर्क कितनी तेज़ी से होता। नए सूबों से नए दारुल हुकूमत बनेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इदारे कायम होंगे, मुलाजमतें खुलेंगी और फिर रोज़गार में इजाफा होगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद नए सूबों के क़याम के हवाले से खासे मुतहर्रिक और पैशनेट हैं। उन्होंने नए सूबों की ज़रूरत के हवाले से कॉन्सेप्ट पेपर भी तैयार किया है और इसमें सूबों के क़याम, इंतज़ामी मामलात और आइनी तकाज़ों को भी पूरा करने के बारे में एक मुकम्मल लाहे अमल मुरत्तब किया है। आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदा तंजीम के ज़ेरे एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब में उन्होंने एक बार फिर नए सूबों की ज़रूरत पर जोर दिया। हम ये कह रहे हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना दें। पंजाब में 10 इस वक्त हैं डिवीजन, तो 10 सूबे बनेंगे। सिंध 7 हिस्सों में तकसीम होगा, 7 डिवीजन्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा अगेन 7 प्रोविंसेस में जाएगा। बलूचिस्तान में इस वक्त 8 डिवीजन्स हैं, तो उसमें जाएगा। इस्लामाबाद एक फेडरल टेरिटरी है, तो ये सब मिला के हमारे 33 प्रोविंसेस बनेंगे। हजारों लाखों पेंडिंग केसेस। एक जज जब बैठता है सुबह काम करने के लिए, सर हाई कोर्ट में भी 100 के करीब केसेस एक जज के सामने एक दिन में पुट अप होते हैं। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि वो सबको देख सकता है? इसमें जुडिशरी का कसूर नहीं है, इसमें हमारे सिस्टम का कसूर है। आपको इसके यूनिट्स छोटे करने पड़ेंगे। कैसे छोटे होंगे जब आप सूबे छोटे करें? एक बहुत बड़ा सवाल हर जगह होता है कि आप 33 सूबे बना देंगे, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम ये सूबे बनाते हैं तो एक्चुअली हमारी जो कॉस्ट है ऑफ गवर्नेंस वो कम हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट जिसको कभी हमने सीरियसली नहीं लिया, जिसे हमने कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, तो मुझे वहाँ से बैठ के पाकिस्तान की सियासत को देखने का मौका मिला। सिर्फ लोकल गवर्नमेंट है विच इज़ देयर टू सर्व। आप अपनी कोई ज़रूरत देख लें, आपकी 90% जो आपकी ज़रूरत है गवर्नमेंट के साथ वो लोकल गवर्नमेंट से पूरी होती है। कोई भी लीडर जब ये काम करेगा तो ये पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर काम होगा और लोग उसे याद रखेंगे। कहने का मकसद ये कि जब इस मुल्क के ताजिर, बिजनेसमैन, हत्ता के फील्ड मार्शल भी रिपोर्ट हुआ कि नए यूनिट्स और नए सूबों को नागुज़ीर समझते हैं और फिर हर सियासी जमात एट वन पॉइंट और अनदर इस हवाले से कमिटमेंट कर चुकी है अपने वोटर्स से, तो रुकावट क्या है? नाज़रीन, मुल्कों की तरक्की और खुशहाली बल्दियाती इदारों की क़याम और इनको इख्तियारात देने में है ना। शहरियों की 90% ज़रूरियात लोकल गवर्नमेंट्स के ज़रिए पूरी होती है, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली सूबे तो दूर, लोकल बॉडीज़ का सिस्टम ही गैर फाल है। 20-25 नए सूबे, नए यूनिट्स बने, बल्दियाती इदारे अपने शहरियों के मसाइल बेहतर अंदाज में हल कर सकेंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुल्क में 7 नए सूबों की बात की गई, ये तजवीज़ सामने आई। मुशर्रफ हुकूमत ने इस हवाले से रोड मैप भी तैयार किया। फिर मुशर्रफ इंतज़ामिया ने नए सूबों की बजाय बल्दियाती सिस्टम को बहाल करने का बेड़ा उठाया, नाज़मीन को बाइख्तियार बना दिया गया। मगर परवेज़ मुशर्रफ के जाने के बाद इस सिस्टम को भी लपेट दिया गया। फिर 7 साल बाद 2015 में बल्दियाती इदारों के इंतखाबात हुए, मगर इन्हें इख्तियारात नहीं सौंपे गए। एंड अगेन, even though Sindh is the only province right now
जिसका ये सिस्टम है लोकल बॉडीज़ का, कितना इफेक्टिव है, कितने इख्तियारात है, वो आपके सामने है। और बाकी ने तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश भी नहीं शुरू की। फिर 2018 में इस निज़ाम को भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया गया था और बल्दियाती हुकूमतों का खात्मा कर दिया गया था। अब इसके बाद आज तक बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ही नहीं हो सका। जब लोकल सिस्टम ही गैर फाल रहे तो आम आदमी की मुश्किलात का अजाला कौन करेगा? ये निज़ाम इसी सूरत बेहतर डिलीवर कर सकेगा कि जब नए सूबे, नए यूनिट्स बनाकर बल्दियाती इदारों को भी तगड़ा किया जाए, वगरना एक वजीर आला, एक चीफ सेक्रेटरी, करोड़ों लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन है? यही हमने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब में भी देखा और अब पंजाब के खौफनाक मनाजिर भी हमारी आंखों के सामने हैं। खुदा खैर करे आइंदा 1 से 2 दिनों में इसी तरह की सैलाबी सूरत हाल सिंध को भी लाहक हो जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ पेट्रन इन चीफ मुमताज़ बिजनेसमैन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के SM तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का तनवीर साहब। नए सूबे बनाकर इंतज़ामी खुद मुख्तारी तकसीम करने की ज़रूरत पे आप इतनी शदोमत से क्यों बात कर रहे हैं? क्या नए सूबे पाकिस्तान की सियासी, मुआशी, एडमिनिस्ट्रेटिव बका और सर्वाइवल का इशू बन गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने का। देखिए, हम FPCCI में हमारी एक रिसर्च सेल है। रिसर्च सेल ने अब हमने एक फाइनल रिपोर्ट आई कि हमें डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे, देखिए हम डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी एंड सेक्टोरल इकोनॉमी पे काम करते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी में काम करना शुरू करते हैं तो वहां पर हमें लगता है कि वहां पर जिस लेवल पे ऑटोनॉमी दी जाए वो ऑटोनॉमी नहीं प्रोवाइड हो रही। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक स्ट्रेंथ है। हम जहां पर जाते हैं, हर डिवीजन में जाते हैं, उसकी एक स्ट्रेंथ है, उसकी एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट पे काम नहीं हो रहा। तो हम पहले 1.5 साल उस पर हम कोशिश करते रहे कि वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उस प्रोडक्ट को हाईलाइट करें और वहां से अपनी एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएं और उस इलाके में एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाया जाए। बट वो करने के बावजूद वो बिल्कुल काम नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर फिर हमारी फाइनल रिपोर्ट आई कि हमारे को वहां पर ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। अगर ऑटोनॉमी देते हैं तो हमारा काम या हमारी एक्सपोर्ट या वो डिस्ट्रिक्ट काम करेंगे। देखें, आपके अगर 36 डिविजन्स हैं, पर डिवीजन भी अगर आप $5-5 बिलियन की एक्सपोर्ट कर दें तो आपके मुल्क तो 200 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो हम कहां पर आज बैठे हुए हैं? सर, मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने भी नए सूबों से मुतालिक 3 डिफरेंट प्लान्स और मंसूबे पेश किए। अब नए सूबों के क़याम के हवाले से पहले मंजरनामे में मुल्क में 12 छोटे सूबे बनने का कहा गया। दूसरा जो सिनारियो बिल्डअप किया गया उसमें 15 से 20 छोटे सूबों की बात की गई और फिर थर्ड जो सूरत पेश की गई उसमें 38 फेडरल डिविजन्स का कहा गया। अब हमारे यहाँ भी मियां आमिर साहब भी इस हवाले से बहुत पैशनेट हैं। उनकी भी ये तजवीज़ है पंजाब में 10 या सिंध में 7, KP के 7 या जबकि बलूचिस्तान में 8 सूबे बनने चाहिए। इस हवाले से जो एक्चुअल डिस्कशन है, दिस इनटू इटसेल्फ विल टेक अ लॉन्ग टाइम। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। जो मियां आमिर साहब बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम भी एग्जैक्टली सेम बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जब पाकिस्तान बना 1947 में तो वेस्ट पाकिस्तान जो था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 33 मिलियन की थी और 4 सूबे थे। तो आज आप 250 मिलियन पे 4 सूबों के साथ कैसे चल सकते हो? अच्छा, इसी के साथ ही इंडिया का कंपैरिजन देख लीजिए। इंडिया में 9 सूबे थे, आज 36 हो गए 1947। तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस तरह से हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती है। अब हमने अगर आगे जाना है तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। 78 इयर्स पास के बाद भी आज वही अगर हम ट्रेडिशनल बातें करते रहेंगे तो हम वहां के वहीं रहेंगे। कतक लामिमा, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि ये अब वक्त तलब बहस है, क्योंकि गुज़िश्ता बरस भी हमें ये रिपोर्ट किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बिजनेस कम्युनिटी से अहम तरीन मुलाकात की और फिर नए सूबों की तश्कील को नागुज़ीर करार दिया था और उनका भी ये कहना था कि नए इंतज़ामी यूनिट बनाने जाने चाहिए और इस मामले पर एक कौमी रेफरेंडम कराया जाए। जिधर आपकी अस्करी ताकत जो है वो इसके ऊपर कन्विंस्ड है, पे दर पे हर सियासी जमात जो है इस हवाले से कमिटमेंट्स और वादे कर चुकी है अवाम से,
आइन तो आर्टिकल 239 के मुताबिक किसी भी सूबे की जोग्राफियाई हदूद में कोई भी कमी बेश या तरमीम के हवाले से बड़ा एक वाज़े रोड मैप देता है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, सेनेट और कौमी असम्बली अलग अलग 2/3 अक्सरियत से आइनी तरमीम का मुसवदा मंजूर करेंगे और फिर यह मुसवदा जो है वो सूबे की असम्बली भी 2/3 अक्सरियत से पास करेगी, फिर जाके सदर मुमलिकत ने इसके ऊपर साइन करने हैं। तो कहने का मकसद ये कि इज दिस नॉट मोर डूएबल नाउ देन एवर बिफोर, गिवन के चीफ ऑफ फील्ड मार्शल का भी ये मानना है जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके इत्तेहादी और वो खुद पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में भी बैठे हुए हैं। तो क्या ये आईनी तौर पर इन हदूद में रद्दोबदल आसान ना ही सही, लेकिन इट इज मोर डूएबल टुडे देन एवर बिफोर? जी बिल्कुल, बिल्कुल डूएबल है ये। और गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम इसको पहले सीसीआई में लेके जाएंगे और उसके बाद फिर 2/3 की मेजॉरिटी से प्रोविंस फैसला करेगा और फिर फेडरल गवर्नमेंट फैसला करेगी। लेकिन वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, हम तो बिजनेसमैन लोग हैं। हम अपनी फेडरेशन में बिजनेस पॉलिटिक्स देखते हैं, बट वी रियलाइज कि अगर ये काम नहीं होता तो हम हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता। तो आपकी इकॉनमी चल ही नहीं सकती है, क्योंकि पूरे के पूरे पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में सिर्फ लाहौर तो नहीं है ना, पूरे सिंध में सिर्फ कराची तो नहीं है ना, केपीके में कोयटा तो नहीं है ना, केपीके में सॉरी पेशावर तो नहीं है ना। तो ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पंजाब में खानेवाल भी है, उकाड़ा भी है, रहीम यार खान भी है, मियाँ चन्नू भी है, इस तरह सिंध में शक्कर है। अब मैं शक्कर जाता हूँ, वो कहते हैं कि 4 कंटेनर डेली के खजूर के एक्सपोर्ट होते हैं। अब वो खजूर बिल्कुल जो रॉ फॉर्म ऑफ खजूर है वो जा रहा है वहां पर। उसका ओनर कौन है उस एरिया में? जो हम बाहर जाते हैं, हम बतील से खजूर महंगे खरीद के लाते हैं, कहीं पर खजूर के साथ चॉकलेट लगी हुई है, कहीं खजूर के अंदर बादाम पड़े हुए। मैं कहने का मकसद है कि मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ कि हर डिवीजन में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी स्ट्रेंथ है। अब मैं दादू चैम्बर वाला का जो प्रेसिडेंट है वो मुझसे मिलने कराची आया 7 घंटे की ड्राइव करके। अब कैन यू इमेजिन कि जब उसको एक सेक्रेटेरिएट में काम हो, वो आदमी 7 घंटे ड्राइव करके जाए और वापस आए? क्या ये पॉसिबल है? सो आपका मुद्दा ये है कि ये ऑटोनॉमी जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है और मुंसलिक है तरक्की के साथ। यस, आप जब तक लोकल लेवल को ऑटोनॉमी नहीं देंगे, लोकल लेवल को एम्पावर नहीं करेंगे। देखिए वहां एक सिस्टम बना हुआ है, वहां पर कमिश्नर्स हैं, वहां पर डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वहां पर डीपीओस हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बट उनकी जॉब है क्या? उनकी जॉब है एडमिनिस्ट्रेशन देखना, लॉ एंड ऑर्डर देखना और इंफ्रास्ट्रक्चर देखना। उस इलाके में वुमेन एम्पावरमेंट पे कौन काम कर रहा है, उस इलाके की इकोनॉमी को कौन देख रहा है, उस इलाके में स्किल डेवलपमेंट पे कौन काम कर रहा है, सनत और तिजारत पे कौन काम कर रहा है, या उस इलाके की जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का जो पोटेंशियल है उसको कौन ला रहा है। और ऐसा भी कोई हो, अगर उसको फर्दर टैक्स करना पड़ जाए, अगर टैक्स वहां तक नहीं पहुंचता तो अपने 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 इलाके में टैक्स कर दे और वो टैक्स कलेक्ट करे और उससे फर्दर एक्सपोर्ट बढ़ाए। सो एसएम तनवीर साहब, हमारी कोई लगभग 400 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, दूसरी तरफ हम मुवाजना करें साउथ एशियन कंट्रीज के साथ ही, आई मीन यू नो इवन श्रीलंका आफ्टर डिफॉल्टिंग इज प्रॉब्ली डूइंग मच बेटर। बांग्लादेश है आपकी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की तो भारत की मुईशत है, चाइना 19-20 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर है, एंड वी कांट इवन कंपेयर टू अमेरिका 29-30 ट्रिलियन डॉलर्स की इधर बात हो रही है। बट यू सेइंग कि दीज डिसमल नंबर्स, ये बिल्कुल ही शर्मिंदा करने वाले नंबर जो हैं, 400 अरब डॉलर की पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये यकसर तब्दील हो सकती है। ये तो डूब के मरने वाला मकाम है जो आप बात कर रही हैं। आप 412 बिलियन पे बैठे हुए हैं और इंडिया 4 ट्रिलियन पे बैठा हुआ है। वो जो गंदा दुश्मन जिसने हमारे साथ ये जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पाक फौज ने बहुत अच्छा लड़ा, मगर आपने आज, जैसे हम कहते हैं मार्का हक था, अब हम कहते हैं मार्का मईशत हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं लड़ते, आप चाइना ठीक कह रही हैं 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, यूएसए इज 29 ट्रिलियन डॉलर, हमारी 250 मिलियन की पॉपुलेशन, उनकी 300 मिलियन की पॉपुलेशन है। अब यूएसए में इस वक्त 52 स्टेट्स बनी हुई हैं। तो हमारे यहाँ जब हम सूबे की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती एक अच्छाई की बात को नेगेटिव क्यों लिया जाता है, या हमारे अगर डैम की बात कर दें तो उसमें एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, कनाल की बात कर दें नेगेटिविटी। 37 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर हम हर साल जाके दरिया में फेंक कर आए, समुद्र में फेंक आते हैं।
जाया कर रहे हैं। 1 मिलियन एकड़ फीट वाटर मीन्स $1 बिलियन। ये कौन सोचेगा? आप उसको ठीक करने जाते हैं तो उसके नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो इसमें हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तब हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं जो आप इंडिया की मिसाल दे रही हैं, सर चाइना की दे मैं रही हैं, माजरत के यूएस साथ की मुझे दे रही लगता है नेगेटिविटी से ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन होती है ना, बिकॉज कोई फील्ड मार्शल अगर बात कर रहे हैं रेफरेंडम की, पता नहीं एवी तो नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आइन तो तजवीज करता है रास्ता, मगर शायद इन सारी सियासी जमातों ने इसके ऊपर सियासत जरूर की है, डिलीवर नहीं किया। और हम क्या चीन और अमेरिका की बात करें सर, भारत जो है 60 की दिहाई में भारत ने 5 नई रियासतें बना ली, 70 की दिहाई में 3 बना ली, 1987 में 2 मजीद बनाई और फिर 2000 में भी 3, जबकि 2014 में हम लोग बार बार ये बात करते हैं तेलंगाना की रियासत बनाई गई। एंड आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल बिकॉज भारत लगातार अपनी रियासतों को रकबे के लिहाज से तकसीम करता आया है। सो हम अभी ये जीते, एक स्टैंड ऑफ जीते हैं हम अभी, मगर अगेन एज यू से इट इज अ स्टैंड ऑफ इनएविटेबली ऑन बेस्ड ऑन नंबर्स, ऑन इकोनॉमी। आई डोंट थिंक हमारी पॉलिटिकल विल है सर। मैं आपसे एग्री करता हूं, हम भी यही चाहते हैं और हम यही कह रहे हैं कि ये काम होना चाहिए। मुझसे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आप बताएं जी इकॉनमी ठीक नहीं हो रही है। देखें, आप अगर 2 साल पहले की बात करें तो 330 का डॉलर 500 की तरफ जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। मैं मान रहा हूँ आपकी स्टॉक एक्सचेंज आगे जा रही है, मैंने इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं काम ना कर रहा हूँ। मूडीज ने कुछ रेटिंग आपकी बेहतर की है पहले से, बट क्या ये सारे काम करके हम एशियन टाइगर बन सकते हैं? जब दुनिया में हो रहा है, जैसे आपने अभी इंडिया की मिसाल दी है, जब यूएसए में हो रहा है, तो हम बात करें तो हमारे यहाँ गुनाह है। तो ये कौन लोग ऐसे हैं या ऐसी बातें जहां पर मुल्क की इकोनॉमी आती है वहां उसको पॉलिटिसाइज क्यों किया जाता है? इसको हमें पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए। हमें जहां इकोनॉमी आ जाए, हमें चाहिए हम सारे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज, सब बिजनेस कम्युनिटी, हम सब एक हो जाएं और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। सर मुझे लगता है कि इसको ज़रा आम फहम में आवाम तक पहुंचाना होगा कि ये आवाम की विल बने। जैसे आप मिसालें दें, गुज़िश्ता 24 सालों में भारत की अगर उत्तराखंड के रिहायशियों की अगर पर कैपिटा इनकम देख ली जाए तो ये बढ़कर $2400 हो गई है। सिर्फ गुज़िश्ता साल ही फी का आमदन में 12.5% इजाफा हुआ है। सन 2004 में भारतीय रुपए में उत्तराखंड के जो सिटीजन्स थे, जो रिहायशी थे, वो 24,726 रुपए कमाते थे सर। वो इस वक्त बढ़कर 2,60,201 रुपए कमा रहे हैं। सो दीज आर एक्चुअली फिगर्स जो एक आम आदमी समझ सकेगा कि वो अपनी पॉलिटिकल विल पुश कर सके। अब मुझे ये बताएं सर, आज जो सैलाबी सूरत हाल है मुल्क के तूल अर्ज में, अल्लाह खैर करे, आप इसको भी कनेक्ट कर रहे हैं विद ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और मोर प्रोविंसेस, उससे कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, आपको 3 साल से एक रिपोर्ट आ रही थी कि ये ग्लेशियर क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट होने जा रहे हैं। हाँ। कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, हजारों आदमी मर गए, कोई आदमी देखने वाला था। ये जितना पानी हम जाया कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, डैम की बात हो तो पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है, कनाल की बात हो तो पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है, सूबे की बात हो तो हमने कब ठीक होना है? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। हमारी गवर्नमेंट का भी विजन यही है कि इसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है, जीडीपी साइज बढ़ाना है। तो अब अगर बढ़ाना है और गवर्नमेंट कहती है तो उसको आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलेंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे, जो 78 ईयर्स हो चुके हैं तो 100 साल और गुजार लेंगे हम लोग। सर एक पॉलिटिकल कैपिटल भी है ना जिसका भारहा, जिसको मेजर करती है हर सियासी जमात। अब पाकिस्तान में पंजाब को देख लीजिए, आबादी इसकी मजबूरी आबादी का 53% है, ये कि बाकी तीनों सूबों की आबादी से ये ज्यादा है सर। सो तल्ख हकायक तो यही है। कौमी असेंबली में भी 336 नशिस्तों में से 173 के करीब जो हैं वो पंजाब और बाकी 163 तीनों सूबों से हैं। सो आई मीन इट्स अ वेरी सिंपल मैथ, यू नो, यू विन पंजाब, यू कम इनटू द फेडरेशन, यू मेक अ गवर्नमेंट, झंडे गाड़ कर आप हुकूमत बना लें। Who will want to give up on this, sir? Do you think PMLN is going to want to do this right now? देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं तो देखें ये पॉलिटिकल बात अवॉइड करता हूं करने से भी। हम सब पाकिस्तानी हैं, पीएमएन सर है तो मामला सियासी है ठाठ। तो अब उनको आपस में बैठना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि इसका हल निकालना है। जब अगर सारी अवाम बोलती है, बिजनेस कम्युनिटी बोलती है, तो फिर इसका हल तो निकालेंगे ना, नहीं तो ये तो हम सारी जिंदगी फिर ऐसे ही सुनते रह जाएंगे। आप जस्ट इमेजिन एक सेकंड के लिए, हम सुनते आ रहे हैं हमारे मुल्क में रेयर अर्थ है $4 से $5 बिलियन का। ईरान बॉर्डर हमारे साथ रखता है, ईरान में तेल निकलता है, अब यूएस ने बोला पाकिस्तान में तेल है। ये
कब निकलेगा? भावलपुर बेस्ट कॉटन ग्रोइंग एरिया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, आपकी हाईएस्ट एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है। 14 मिलियन बेल से रिड्यूस करके हम 4 मिलियन बेलों पर आ गए हैं। इसको कौन पूछेगा? एग्रीकल्चर की लोएस्ट यील्ड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान की वाटर वेस्टेज हाईएस्ट लेवल पे हम कर रहे हैं। ये कौन पूछेगा? ये हम पता नहीं कहाँ उलझते जा रहे हैं हम लोग। हमारे को इससे निकलना पड़ेगा और इसको हर डिवीजन को एम्पावर करना पड़ेगा। एम्पावरमेंट आएगी, वो उस इलाके को समझेंगे और उसको लेके आगे चलेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं हो सकेगा। आप लोगों ने रोड मैप क्या तजवीज किया है सर? एक मुआशी एतबार से तो बड़ी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है, लेकिन बलोचिस्तान को पख्तून और बलोच अक्सरियती सूबों में बांटना, फिर बलोचों को तारीखी तौर पे गो के बलोचिस्तान की पश्तून पट्टी की अलहदा एक तशख्खुस पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात या रिजर्वेशंस कभी नहीं रहे, बट यू नो दीज आर वेरी सेंसिटिव मैटर्स। KPK में भी गुर्बत 48% रिपोर्ट होती है, सिंध में 45% रिपोर्ट होती है। आबादी के दबाव की वजह से सूबों को जो रिसोर्सेज और वसाइल हैं उनकी एक्सेस फरामी जो है वो भी हम देखते हैं, उसमें भी बड़ा फर्क आता है। पंजाब को 5300 अरब रुपए फराम किए जाते हैं लगभग, एंड यू नो द अदर्स आल्सो कंप्लेन। तो इधर महरूमियां हैं, सेंसिटिविटीज है, एथनिक लाइंस पे, लिंग्विस्टिक लाइंस पे। दीज आर सीरियस कॉन्वर्सेशंस टू हैव। सो आप तो इकोनॉमिकली कन्विंस कर रहे हैं। इज देयर एनी अदर रोड मैप दैट यू वर्कड ऑन? देखिए, आप NFC अवार्ड की बात कर रही हैं। NFC अवार्ड जो है एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज डिवाइड होता है। आई अंडरस्टैंड, बट उसके लिए हम जब अपना मैकेनिज्म बना देंगे और जब हम एम्पावर कर देंगे तो वो जो डिवीजन है वो सकता है अपना टैक्स खुद भी कर ले वहां पर कलेक्ट, बट वो जब अपना टैक्स कलेक्ट कर लेगा, अपना पोटेंशियल निकाल लेगा, तो वो खुद मुख्तार हो जाएगा, वो खुद चल पड़ेगा। क्योंकि एक मैं समझता हूं हमारा मिनिमम $5 बिलियन का पोटेंशियल पर डिवीजन है। अगर $5 बिलियन कम से कम कितना सर? $5 अरब का? जी, $5 अरब का पर डिवीजन। तो 36 डिवीजन है, तो ये तो हम 200 तो यहाँ पे कर लेंगे। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, आप स्वात चली जाए, मैं स्वात गया जाकर देकर आया। खूबसूरत तरीन एमरल्ड हमारा है, बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत तरीन है। वहां पर $1 की ऑफिशियल एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। मेरी कैलकुलेशन से 2 से 3 बिलियन का एमरल्ड पाकिस्तान से जा रहा है अनकट। वहां पर जाकर उसको वो कट करते हैं, पॉलिश करते हैं और उसको 10 टाइम ज्यादा पे बेच देते हैं। वजीराबाद में कटलरी का काम हो रहा है। हम क्योंकि आपको मैंने बताया ना डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं ना, तो वर्ल्ड में कटलरी की जो ट्रेड होती है वो $82 बिलियन की ट्रेड है। पाकिस्तान से हम लोग $140 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हो गया यहाँ पर? चिन्योट में जाता हूँ, बेस्ट फर्नीचर का काम हो रहा है वहां पर, कोई एक्सपोर्ट नहीं है फर्नीचर की। तो कौन पूछेगा वहां पर? जब तक वहां को ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, जब तक वहां का जो पैदाइशी है, जिसके दादा परदादा की कब्र वहां पर हो, जो खुद वहां पर रहता हो, जिसके बच्चे वहां पर हो, जिसकी ओनरशिप हो, जब तक वो वहां पर नहीं आएगा ये काम ठीक नहीं हो सकता हमारा। और सर ये देखें ना, पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा शहर कराची, जो पिछले हफ्ते ही हम उधर तबाहकारियां दिखा रहे थे, हमने इंटरव्यू में भी उधर मेयर से लेके हर एक से ये बात की कि भाई ये आप लोगों ने क्या उधर काम किया है, क्या मेहनत की है। वफाक को 65% रेवेन्यू दिया जाता है। अब इस वक्त कराची दुनिया का अनलिवेबल तरीन शहर बताया जा रहा है अमंगस्ट द फ्यू, टॉप 3 प्रॉबेबली। सर अगर सिंध में मजीद सूबे बना दिए जाएं तो क्या हालात वहां भी आपको बेहतर दिख रहे हैं? बिकॉज दे डू हैव लोकल बॉडी सिस्टम सर, मगर अगेन उधर भी एक टर्फ और इख्तियारात की जंग है, और एक्चुअली इन रियल टर्म्स निचली सतह तक इख्तियारात और एम्पावरमेंट नहीं दी गई। हम तो कह रहे हैं हर जगह कर दें इसको, ट्रिकल डाउन करें, डिसेंट्रलाइज करें, डिवॉल्व करें। जब तक ये नहीं होगा कोई चीज ठीक नहीं हो सकती है। एक 3 दिन बारिश हुई है, कराची डूब गया। हम इसको खुदा के वास्ते हम इसको पॉलिटिसाइज ना करें। हम मुल्क के लिए एक बड़ी सोच रखें, बड़ी सोच रख के, बड़े दिल रखकर हम आपस में बैठे। ठीक है, वी आर नॉट पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियंस का काम है। फिर आपको लग रहा है कि ये इसी टेन्योर के अंदर ये टेक ऑफ हो जाएगा नए सूबों का प्रोजेक्ट? इंशाल्लाह आई एम वेरी कॉन्फिडेंट।
इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। SM तनवीर हमारे साथ मौजूद थे, पेट्रन इन चीफ FPCCI। आपने गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, अहम तरीन मामला है गवर्नेंस के हवाले से, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के हवाले से, पर कैपिटा इनकम के हवाले से। इस पे सिरे 9 एक बार फिर सर जोड़ के बड़ों को बैठना होगा और बड़ा एक वाज़े तरीक़ाकार आइन के अंदर लिखा है जिसके मुताबिक मामलात को आगे चलाना चाहिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।